डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मैथलर्न चैनल पे। मैं हूं आपके साथ अरूप सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस से आपको पता चलता है कुछ तो कुछ अलजेब्रा से कनेक्टेड है। अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा कोई भी एक अननोन क्वांटिटी को निकालने का एक तरीका है, प्रोसेस है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, अगर आपके पास कुछ रुपए हैं और उसमें से मैं 2 रुपए निकाल लेता हूं, आपके पास कुछ रुपए हैं और उससे मैं 2 रुपए निकाल लेता हूं, तो आपके पास कितना बचेगा? मेरे पास कितना है ये मालूम नहीं है, लेकिन आपके पास जितना भी पैसे रहेंगे मैं वहां से 2 रुपए निकाल लूंगा। यही आपके साथ शर्त है। तो आप समझ लेते हैं, मेरे पास अगर 32 रुपीज है तो सर तो 2 रुपए ले लेंगे और मेरे पास बचेगा 30 रुपीज। लेकिन मेरे पास अगर 40 रुपीज हो तो 2 रुपए ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा 38 रुपीज। यानी कि एक ऐसा कंडीशन आपको बताया गया है, आपके पास जो भी वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपके पास जिस दिन 40 रुपीज है, मैं वहां से 2 रुपए ले रहा हूं तो आपके पास 38 रुपीज बच रहा है। कभी आपके पास सिर्फ 20 रुपीज है, फिर भी मैं 2 रुपए ले रहा हूं तो आपके पास 18 रुपीज बचता है। यानी कि आपके पास कुछ भी रहता है, वहां से मैं कुछ भी, ये जो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसको हम x ले लेते हैं। Let you have X money and I am taking 2 rupees from your whole money। तो आप देखिए, किसी दिन आपके पास 40 है तो 40 माइनस 2 है, इसका वैल्यू आता है 38। किसी दिन आपके पास सिर्फ 28 रुपीज है तो x माइनस 2, कंडीशन तो यही है x माइनस 2, तो आपके पास 28 रुपीज था, वहां से 2 रुपीज चला गया तो 26। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब है एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, और उसमें एक वेरिएबल दिया हुआ है। इसका हम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये 2 जो मेरा था इस कैलकुलेशन में, 2 मेरा फिक्स था, लेकिन यहां पर आपके पास कुछ भी अमाउंट रहता है, वो किसी दिन 40 हो सकता है, किसी दिन 28 हो सकता है। तो देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, एक मिठाई का दुकान है, एक मिठाई का दुकान है, वहां पर उसको जितना, मान लीजिए 500 रुपीज का सेल होता है, 500 रुपीज का सेल होता है, लेकिन उसको 20 रुपीज उस दुकान का किराया चुकाना पड़ता है। अगर इसका सेल होता है 500 रुपीज और उसका रेंट होता है 20 रुपीज, तो उसका मुनाफा कितना हुआ? 480 रुपीज, क्योंकि रेंट तो उसको देना ही पड़ेगा। एक दिन उसका सेल कितना हो गया? कम था 300, लेकिन रेंट क्या उसको कम देना पड़ेगा? नहीं, रेंट तो सेम देना पड़ेगा, ये 20 रुपीज, तो इसका हो गया 280 रुपीज। किसी दिन 700 हुआ, उस समय भी आपको रेंट उतना ही लेगा, 20 लेगा, तो 680 रुपीज। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? द सेल ऑफ द शॉप में वेरी, द सेल ऑफ द शॉप में वेरी, बट रेंट विल बी फिक्स्ड। जो फिक्स्ड होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। और जो वेरी कर सकता है, which can change its value, they are called variable। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक तो वेरिएबल होता है और कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। चलिए, इसका हम इस एक्सप्रेशंस का हम छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। एक्सप्रेशन
ये एक्सप्रेशन हम जब भी बात कर रहे हैं तो ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं, ऐसा टोटल न्यूमेरिक में बात नहीं कर रहे हैं। अगर सेल x होता है, अगर सेल x होता है तो रेंट यहां से 20 रुपीज माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा, यानी कि x माइनस 20 इसका क्या प्रॉफिट होगा मिठाई के दुकान का, इसका एक एक्सप्रेशन बन गया। हमारा जो सेल होगा वहां से 20 रुपीज माइनस होगा, फिर हमारे घर में वो पैसा आने वाला है, यानी कि x किसी दिन सेल ज्यादा हो सकता है, किसी दिन सेल कम भी हो सकता है। तो x माइनस 20 इस तरह का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, बताने का तरीका है, उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए इसका तरह तरह का एग्जांपल हो सकता है। आपके पास जितने गुड़िया हैं, कुछ गुड़िया है आपके पास और मेरे पास और ज्यादा गुड़िया है। कितने हैं? आपके पास जितने हैं उनके 2 टाइम्स मेरे पास, आपके पास x गुड़िया है, मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, यानी कि आपके पास जितना गुड़िया है हमारे पास उसका 2 टाइम्स है, दुगुना है, और उससे भी 3 ज्यादा है, यानी कि मेरे पास कितना है 2 टाइम्स। टाइम्स तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए आपके टेक्स्ट बुक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 9.1 में कुछ फर्स्ट सम्स करते हैं, तो उससे हमें एक्सप्रेशंस का और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं, यानी कि हम कुछ भी इसके साथ जो जुड़े हुए चीजें आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहला एक्सप्रेशन दिया है 5xyz² माइनस 3zy। आपको क्या लगता है ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। देखिए x एक वेरिएबल है और इसके साथ y मल्टीप्लाइड है। आप करते तो हैं, आप चॉकलेट का, एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपीज है, एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपीज है, और आप अगर 3 चॉकलेट्स खरीदना चाहते हैं तो 3 इंटू 5 15 करते हैं। आप ऐसा अक्सर करते हैं। चॉकलेट का दाम से जितना आपको चॉकलेट लेना है, एक चॉकलेट का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और दुकानदार को वो पैसा आप चुकाते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ऐसा सम्स आप डेली अपना लाइफ में करते रहे हैं। तो x इंटू वाई, और इसके साथ अगर z को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक और तीसरा राशि उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा xyz बन गया। अच्छा, z के साथ, फिर z के साथ z को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर z के साथ अगर z को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा xyz²। क्योंकि आपको एक्सपोनेंट का क्लास हो चुका है और z का मतलब है, z इंटू z का मतलब है z के ऊपर पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी कि आपका हो गया z टू द पावर 1 प्लस 1 2। इसलिए अगर z को z के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो z² होता है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो xyz² एक मेरा कहने का तरीका तो है, ये तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। और इसके साथ हम अगर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 अगर xyz² के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया मेरा 5xyz²। अब देखिए 5xyz², इससे हम क्या करते हैं, 3 इंटू zy को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
यानी कि 5xy z स्क्वायर जितना बनेगा उससे हम एक दूसरा यहाँ पर क्वांटिटी देख रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कहने का तरीका है, x y और z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उससे 3zy को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये जो कहने का तरीका है, इसे ही तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आप देखते हैं, देखिए यहां पर 5xy z था, इससे आप 3zy बाहर निकाल दिए, यानी कि ये एक क्वांटिटी था, इससे आप दूसरा क्वांटिटी को बाहर निकाल लिए। तो इस तरह का, या एक एग्जांपल मैं पहले भी दिया था, आपके पास जितना रुपया है उससे मैं 2 रुपया ले रहा हूं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। तो यहां पर भी देखिए माइनस है, यहां पर भी माइनस है। या तो मैं बोला था आपके पास जितना डॉलर्स है उससे 2 टाइम्स और 3 ज्यादा है। आपके पास जितना डॉलर है मेरे पास उसका दुगुना से 3 ज्यादा है। तो ये भी यहां पर भी देखिए, यहां पर भी एक राशि है, यहां पर भी एक कांस्टेंट राशि है, यहां पर भी एक था राशि, यहां पर भी कांस्टेंट है। यहां पर हालांकि कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरह से बना हुआ है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यही हमारा कंपोनेंट्स होते हैं, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। किसी के साथ किसी को प्लस किया जाता है या किसी के साथ किसी को माइनस किया जाता है, तो इसे हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और ये जो 2 राशि को आप दिखाई दे रहा है प्लस या माइनस के साथ, प्लस या माइनस के साथ, इसको हम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। यानी कि इस एक्सप्रेशन का हमारा 2 पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक पार्ट है x और दूसरा पार्ट है -2। इस एक्सप्रेशन का हमारे पास 2 पार्ट्स है, एक है x और एक है -2। इसे हम टर्म्स बोलते हैं। ये तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन हो गया, और इसका टर्म्स क्या क्या हो गया? x और दूसरा है -2। इस एक्सप्रेशन में पहला टर्म है मेरा 2x और दूसरा टर्म है +3। प्लस नहीं लिखने से भी चलता है, +3 लिखिए या तो 3 लिखिए, बात बराबर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया टर्म्स क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। पूरा जो है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और उसके साथ बीच में जो प्लस या माइनस से अलग किया रहता है उसे हम टर्म्स बोलते हैं। देखिए x इंटू वाई, ये एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ x और y के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, कोई साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है इंटू। या तो अगर कोई बोले x डिवाइडेड बाई y, यहां भी x और y के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये भी अलग अलग टर्म नहीं होगा, ये भी सेम टर्म होगा, एक ही टर्म कहलाएगा। अब हम देखते हैं इसका। इसमें आपको समझ में आ रहा है अब तक कि पहला टर्म होगा, यहां हम ऐसे कॉलम बना लेते हैं और लिख लेते हैं टर्म्स। इसका पहला टर्म क्या है? 5xy z स्क्वायर। और दूसरा टर्म क्या हो गया? दूसरा टर्म हो गया -3zy। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब देखिए टर्म्स तो हमें समझ में आ गया। एक्सप्रेशन के बीच में जो प्लस का साइन या माइनस का साइन दिया रहता है, देखिए हर एक्सप्रेशन में कहीं पर माइनस का साइन, प्लस साइन, माइनस का साइन, प्लस साइन,
ये सारे टर्म को अलग किए हुए हैं प्लस या माइनस के साइन से, तो इसे हम टर्म्स कहेंगे। तो इसमें एक टर्म है, इसमें दूसरा टर्म है, इसमें 1 2 3 टर्म है, इसमें भी 1 है 2 है 3 है, इसमें तो 1 2 3 4 टर्म है। इस तरह से हम समझ रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तब तो हम टर्म्स को अलग करेंगे। अब इसमें एक और दिया है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स। टर्म्स तो हमारे समझ में आ गया, देयर कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं चलिए हम समझते हैं। कोएफिशिएंट बच्चों, कोएफिशिएंट होते हैं टर्म्स के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाइड रहता है। टर्म्स के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाइड रहते हैं उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। आप याद कीजिए गुड़िया वाला एग्जांपल 2x + 3। तो इसमें एक कोएफिशिएंट था, एक टर्म था 2x, दूसरा था 3। तो इसका ये दोनों टर्म्स हो गया। अब कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट को समझने के लिए थोड़ा हम डिटेल्स में समझते हैं। एक हम ऐसा आपको एग्जांपल देते हैं 5x² + 3x - 5। तो देखिए मैंने बताया जो वेरिएबल के साथ जहां पर एक टर्म में जो न्यूमेरिक है जिसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब कोई बच्चा सोच सकता है 5 भी मल्टीप्लाइड है, यहां पर 2 भी हम देख रहे हैं, क्या 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है? नहीं, 2 कोई नंबर नहीं है। ये एक बताने का तरीका है कि x² का मतलब है x 2 बार मल्टीप्लाइड है। x इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, इसलिए x का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर को हम 2 को एज ए न्यूमेरिक नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि x² का मतलब है x इंटू x। यहां पर कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है x को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहां पर हमें x² एक वेरिएबल है, x² वेरिएबल है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं 3 इंटू x। अब देखिए यहां पर जैसे x का पावर कितना था? 2 था। यहां पर x का पावर कितना है? x का पावर 1 है। तो ये वेरिएबल हो गया पावर के साथ, ये वेरिएबल हो गया और ये हो गया आपका कोएफिशिएंट, यानी कि हमारा 3 इंटू x⁴1। हालांकि x = x⁴1 सबको मालूम है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि x का मतलब है x का पावर 1 है और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 आपका कोएफिशिएंट हो गया, क्योंकि यहां पर x है। अब यहां पर 5, यहां पर x है, दिख तो नहीं रहा है कि x है, लेकिन चलिए यहां भी x है। मैं बता रहा हूं यहां भी x है, मल्टीप्लाइड x है, आपको दिख नहीं रहा है। वो कैसे? चलिए 5 इंटू 1 अगर हम लिखते हैं, 5 इंटू 1 लिखते हैं, आप लोगों में किसी का कोई डिसएग्री कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से भी 5 ही आता है। अब एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हैं x के पावर अगर 0 होता है इसे क्या कहते हैं? किसी इंटीजर का टू द पावर 0 = 1। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 0, हाँ जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की जगह x के पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो इस जगह हमारा वेरिएबल क्या हो गया? x⁴0 और इसका मल्टीप्लाई किससे है? -5 से। इसलिए आप बहुत ध्यान से सोचिए कि -5 एक टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का
कोएफिशिएंट कैसे निकल सकता है। कांस्टेंट टर्म के साथ तो हमने हर जगह देख रहे हैं कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म के साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल है बच्चों के, लेकिन इसका पावर 0 है, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसलिए x टू द पावर 0 के साथ a अगर वेरिएबल हो गया तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, -5। इसलिए -5 टर्म है और कोएफिशिएंट भी -5 ही है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बार बार आप इसको रिप्ले करके देखिए और सुनिए और ध्यान लगाइए कि -5 का कोएफिशिएंट क्यों -5 आ रहा है। -5 को -5 into 1 लिख सकते हैं और 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसलिए x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हुआ, -5 हुआ, यानी कि -5 टर्म है और इसका कोएफिशिएंट भी क्या हो गया, -5 हो गया। अब इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5xyz² ये टोटल क्या है, xyz² वेरिएबल है और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई है, इसलिए कोएफिशिएंट हो गया 5। इसमें भी देखिए zy वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक -3 मल्टीप्लाई है, इसलिए zy हो गया आपका वेरिएबल और -3 हो गया इसका कोएफिशिएंट। समस्या तो यहां से शुरू होता है जब 1 एक टर्म है और इसका कोएफिशिएंट कैसे 1 हो सकता है। इसी तरह आप 1 + x² को इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, x² + x + 1, तो x के पावर 2 प्लस x के पावर 1 प्लस 1 into x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 इक्वल टू 1 into 1। आपको बार बार इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 का कोएफिशिएंट 1 आपका आंसर शीट में क्यों दिया हुआ है, क्यों एनसीईआरटी के किताब हम फॉलो कर रहे हैं, इसके एग्जांपल्स में इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। शायद किसी भी चैनल में इसको क्लियरली समझाया भी नहीं जा रहा है कि 1 के पावर 1 अगर टर्म है तो इसको कोएफिशिएंट क्यों 1 है। अब बच्चों को काफी तकलीफ हो रही है कि समझने के लिए इसे कांस्टेंट टर्म कर रहे हैं और इसका कोएफिशिएंट भी बता रहे हैं। किस तरह से कांस्टेंट टर्म का अगर आप x टू द पावर 0 1 समझ लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड है, इसलिए x के पावर 0 का कोएफिशिएंट आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो खुद है, इसलिए 1 एक टर्म है और इसका कोएफिशिएंट 1 है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब सेकेंड टर्म है x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, क्योंकि 1 into x होता है, तो इसको हम न्यूमेरिक 1 लिखेंगे, इसलिए ये 1। अब देखिए x into x होता है और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी इसको x² ही होगा, इसलिए x² का कोएफिशिएंट 1 है। थर्ड में देखते हैं, फर्स्ट टर्म 4x² इसके साथ 4 मल्टीप्लाई, इसलिए 4 कोएफिशिएंट हो गया। माइनस को ओमिट नहीं करना है, कितने बच्चे 4x² लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, प्लस साइन आप छोड़ सकते हैं। -4x²y²z² और इसका कोएफिशिएंट हो गया -4। थर्ड टर्म है z², यहां भी कोई न्यूमेरिक मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड है, 1 into z² होता है, ये हो गया। फोर्थ में सेम है, 3 अगर इसका कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब है कोएफिशिएंट 3 है। -pq है,
माइनस पी क्यू को आप लिख सकते हैं -1 इंटू पी क्यू, इसलिए पी क्यू तो हमारा वेरिएबल हो गया और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है -1, इसलिए माइनस पी क्यू अगर हमारा टर्म आप देख रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। इसी तरह क्यू आर सेम 1 एंड माइनस आर पी -1, ठीक है। अब आते हैं इस जगह पर बच्चे x/2 तो लिख देते हैं, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है ये समझने में इन लोगों को काफी गड़बड़ होता है। बच्चों 5 के साथ अगर 1/2 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 5 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? सर ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 इंटू 1 5 और नीचे में इसके नीचे 1 है तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो क्यों नहीं x के साथ अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x और नीचे 2 इंटू 1 2 होगा। तो x/2 कैसे बनता है? x के साथ जगह जब हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर x/2 है तो इसका मल्टीप्लाई कितना किया हुआ है? x तो वेरिएबल है लेकिन नंबर तो 1/2 है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1/2 हो गया। y/2 है तो इसका भी सिमिलरली 1/2 हो जाएगा और माइनस xy है इसका -1 हो जाएगा। इसके लिए जगह कम बना है इसलिए इसको ये लास्ट को हम यहां समझा देते हैं। देखिए पहला टर्म है 0.3a, दूसरा टर्म है -0.6ab और तीसरा है +0.5b। तो इसका कोफिशिएंट देख रहे हैं आप, a के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? डेसिमल में है लेकिन है तो नंबर, न्यूमेरिक नंबर, तो इसको कोफिशिएंट हो गया 0.3। ab हो गया आपका वेरिएबल, इसके साथ नंबर जो मल्टीप्लाई है -0.6 और ये हो गया b हो गया आपका सिर्फ वेरिएबल, इस वेरिएबल के साथ लगा हुआ है मल्टीप्लाइड है 0.5, इसलिए ये हो गए हमारे टर्म्स, ये हुए टर्म्स नंबर 6 के लिए और ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं अगला सवाल। बच्चों दूसरा सवाल है, मैंने टोटल सम का प्रॉब्लम तो नहीं लिखा, उम्मीद है कि आपके पास बुक खुले हुए हैं और आप बुक से देख रहे हैं। बच्चों मैथ करने के लिए, मैथ में जब भी आप यूट्यूब किसी भी चैनल को देखिए, आपका टेक्स्ट बुक खोल के रखिए, नोटबुक खोल के रखिए, इंपॉर्टेंट चीज नोट करते जाइए ताकि आपका जो लेसन है, जो आप सीख रहे हैं वो होगा परमानेंट। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, उसको अगर आप नोट्स करेंगे, उसको अगर आप फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ उससे उसको फायदा ले सकते हैं। इस सवाल में कहा है कि क्लासिफाई दीज एक्सप्रेशंस। देखिए ऊपर में काफी सारा एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है। क्लासिफाई द एक्सप्रेशंस इन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ दिस। मैंने लिख दिया है ऑड मैन आउट, जो इन तीनों में फिट नहीं करता है। अगर किसी को हम मोनोमियल करते हैं, किसी को बाइनोमियल करते हैं, किसी को ट्राइनोमियल बोलते हैं और ये देखते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसी में ये फिट नहीं होता, तो इसे हम
ऑड मैन आउट लिख देंगे, यानी कि आपको लिखना है डजंट फिट इन एनी ऑफ दिस, यानी कि मोनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं है और ट्राइनोमियल भी नहीं है। आपको तो दैट डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस, डज नॉट फिट और डू नॉट फिट इन मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। बच्चों, अगर हम एक ही टर्म लिख देते हैं तो ये होता है मोनोमियल। सिंगल टर्म मोनोमियल, मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स, अब बाईसाइकिल चलाते हैं ना, बाईसाइकिल में दो पहिया होता है इसलिए उसे बाईसाइकिल बोलते हैं। तो इसे भी दो टर्म अगर है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5 है, तो यहां पर कितने टर्म हो गए, एक 2x एक 5, तो ये हो गया बाइनोमियल। इसी तरह अगर कोई 3 टर्म रहे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया ट्राइनोमियल। अगर इन तीनों में आपका फिट नहीं होता है, अगर 4th टर्म भी है, 5th टर्म भी है, लिख दीजिए उसे डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस। चलिए, आपको समझ में आ गया। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल और 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल। एंड इफ इट डज नॉट, इट कंटेन्स मोर देन दिस, तो आप बोल सकते हैं इट does not fit in any of these 3 classes, in 3 categories। चलिए, अब तो आपके लिए, आप अगर समझ गए हैं तो x प्लस वाई, x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है और बीच में प्लस का साइन है, यानी कि ये एक टर्म है, ये दूसरा, ये y दूसरा टर्म है। हम टर्म कैसे समझते हैं, या तो बीच में प्लस रहता है नहीं तो माइनस रहता है। प्लस या माइनस से हम पहले भी नंबर 1 में यही पढ़ रहे थे कि प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, दोनों ऐड होके हमें क्या देगा, एक एक्सप्रेशन देगा। नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन दे आर एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम समवन, इट मेक्स ए एक्सप्रेशन। तो x प्लस वाई हम किस में लिखेंगे, बाइनोमियल में लिखेंगे। 1000 सिर्फ एक ही टर्म है, मोनोमियल में लिखेंगे। और ये बताइए, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो ये क्या हो गया। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर ये भी x है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी x4 है, क्या ये सारे एक ही वेरिएबल है? नहीं, एक ही वेरिएबल नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये क्यों अलग है हम बाद में बताएंगे, जब इसके टर्म्स के बारे में हम और भी डीप में जाएंगे। कौन सा लाइक टर्म होता है, कौन सा अनलाइक टर्म होता है, उसके बारे में बताएंगे। इसलिए ये x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 सब अलग अलग वेरिएबल है और ये आपस में जुड़ते भी नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं 4 अलग अलग टर्म है और ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में किसी में नहीं फिट होता है। इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, डू नॉट फिट इन मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। अब देखिए तीसरा है, ये वाला नेक्स्ट है 7 प्लस वाई प्लस 5x। यहाँ पर 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल। बहुत इजी है समझना। उसके बाद 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये 2 टर्म है इसलिए 2y माइनस 3y स्क्वायर।
नेक्स्ट में देखिए 3 टर्म है, तो हम ट्राइनोमियल में लिखेंगे 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। नेक्स्ट में भी 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया 5x माइनस 4y प्लस 3xy। नेक्स्ट 1 टर्म और माइनस 15z स्क्वायर सेकेंड टर्म, तो ये हो गया बाइनोमियल 4z माइनस 15z स्क्वायर। अब नेक्स्ट में फिर से प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। देखिए ये एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये तो हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसी में नहीं आता। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे इसमें लिख देंगे डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। नेक्स्ट देखिए कॉमा से सेपरेटेड है सारे एक्सप्रेशंस, और ये पी क्यू आर तीनों के अंदर क्या है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने जब बोला था कि टर्म क्या होता है, टर्म हमेशा सेपरेट होता है प्लस या माइनस से। मल्टीप्लाई रहने का मतलब है एक ही टर्म है, यानी कि पी क्यू आर इज ए सिंगल टर्म, और आप इसको मोनोमियल में लिख सकते हैं। फिर अगला आ जाता है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर अलग अलग टर्म है, क्योंकि यहाँ पर पी के ऊपर 2 है और क्यू के ऊपर 2 है, ये सेम वेरिएबल नहीं है। पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर अलग अलग वेरिएबल है, और बीच में प्लस का साइन भी है, इसलिए 2 टर्म हो गया। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर हमारा बाइनोमियल है। सिमिलरली 2p प्लस 2q, 2p एक टर्म है और दूसरा टर्म है 2q, इसलिए ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म रहेगा उसे हम मोनोमियल कहेंगे, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स रहेगा इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होते हैं, और अगर हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपका बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल किसी में फिट नहीं करता हो, उसे आप सेपरेट करके लिखें, ताकि आप समझ रहे हैं कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। होप आपको ये समझ में आ गया है, प्रीटी सिंपल। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 9.1 के इन एक्सरसाइज को और तेज भगाते हुए हम पहुंच गए। अब हमें डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और उन्हें कहा गया है ऐड कीजिए। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन तीनों को भी ऐड करना है। अब तक हम समझे हैं एक्सप्रेशन क्या होता है और टर्म्स क्या होते हैं, तो अभी इन एक्सप्रेशंस को ऐड भी करना है। देखिए हमने शायद जैसे 30 प्लस 45 ऐड करते हैं, हमें मालूम है किस तरह से ऐड किया जाता है। इसी तरह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड हम कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, या तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है 30 प्लस 45, कोई ऐसे करेगा 75, कोई ऐसे करेगा 75। दोनों का मैथ करने का तरीका सेम बराबर है, दोनों प्रोसेस करेक्ट है। यानी कि आप किसी 2 क्वांटिटी को इस तरह से कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, फिर आप रो बना के भी लिख सकते हैं। इसे हम कॉलम मेथड कहेंगे, इसे हम रो मेथड कहेंगे। और इस एक्सप्रेशंस को ऐड करने का जो तरीका है दोनों मेथड से मैं बताऊंगा। चलिए पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल में दिए हैं वो कॉलम मेथड है, मैं उसको बताता हूं। लेकिन इन फ्यूचर जब आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स करेंगे
तो आपके रो मेथड ज़्यादा काम नहीं आएगा, कॉलम मेथड ज़्यादा काम नहीं आएगा, रो मेथड। आपके बुक में कॉलम मेथड दिया हुआ है, इसलिए कॉलम मेथड को करेंगे, फिर हम रो मेथड को भी बताएंगे। देखिए, पहले जो एक्सप्रेशन है, पहले एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे करके लिख दिया। इसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखना है। सेकेंड एक्सप्रेशन मेरा क्या है? BC माइनस CA। BC माइनस CA। अब हमें खोजना है BC जो टर्म है, इस टाइप का कोई मिलता जुलता यहां पर है क्या? हाँ है। ये BC है, यहां भी BC है, लेकिन यहां पर माइनस BC है, यहां पर प्लस BC है। क्या दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? अब इसको समझने के लिए हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझना पड़ेगा। देखिए, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? देखिए, हम आपको दे रहे हैं 2a² प्लस कॉमा a² माइनस 3a। यहां पर आपको क्या क्या लाइक टर्म्स है, या एक और दे देते हैं -5a²। तो इसमें से हमने कुछ लाइक टर्म्स दे दिया है, कुछ अनलाइक टर्म्स भी है। देखिए, 2a² को आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसे क्या मिलेगा? 2 इंटू a² को क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए, यानी कि ये हो गया कांस्टेंट और ये दोनों हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल का इसका भी जो आपका फैक्टर्स है a इंटू ए है, a²। सेकेंड टर्म का भी कर रहे हैं a इंटू a² को a इंटू ए लिख सकते हैं। -3a को -3 इंटू ए, फिर है -5a²। इसको क्या लिख सकते हैं? हम बेसिकली यहां क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। -5 इंटू ए। अब बच्चों क्या करो, आप ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो न्यूमेरिक को छोड़ दो और सिर्फ देखो इसका एल्जेब्रिक जो फैक्टर्स है, एल्जेब्रिक फैक्टर्स। देखिए, ये नंबर में है इसलिए न्यूमेरिकल फैक्टर, और ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक फैक्टर्स। तो यहां पर a इंटू ए, और ये सारे में किनका एल्जेब्रिक फंक्शंस एकदम सेम है, नंबर में सेम और दिखने में भी सेम। देखिए, यहां पर a इंटू ए है, यहां भी a इंटू ए है, यहां भी a इंटू ए है। यानी कि हम अगर लाइक टर्म्स खोजने चलेंगे तो हमें लाइक टर्म्स क्या क्या बन गया? ये और ये। -3a इनके साथ लाइक टर्म्स नहीं है। इट इज नॉट लाइक द अदर 3 टर्म्स, बिकॉज इसमें एल्जेब्रिक जो फैक्टर है सिर्फ a है, और इसमें भी a इंटू ए है, 2a है, इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है। इसलिए ये तीनों लाइक टर्म्स हो गया। आपको समझ में आ गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं? यानी कि a² और -3a अनलाइक टर्म्स है, लेकिन 2a² और a² लाइक टर्म्स है। इसी तरह -5a² भी इन दोनों के साथ लाइक टर्म्स है। अब आते हैं इस नंबर में, आपको मालूम चल रहा अभी -BC और +BC दोनों, क्योंकि -BC के साथ क्या है? -BC के मतलब है -1 इंटू
बी इंटू सी, और बी सी का मतलब है बी इंटू सी। न्यूमेरिकल फैक्टर को छोड़ दीजिए, सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर का बात कीजिए। तो इसमें भी बी इंटू सी है, इसमें भी बी इंटू सी है, तो माइनस बी सी और प्लस बी सी क्या हो गए, आपस में लाइक टर्म्स हो गए। तो इसलिए हम जब इसके नीचे इसको लिखेंगे, बीसी को कहाँ लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, जस्ट लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं, बीसी लिखिए या प्लस बीसी लिखिए, बात बराबर है। बीसी माइनस सी ए, माइनस सी ए ऊपर है नहीं है, इसलिए आप यहां पर अलग से लिख दीजिए माइनस सी ए। तो दो टर्म हम कॉलम मेथड में अरेंज कर लिए। कॉलम मतलब एक के नीचे दूसरा। सिर्फ कॉलम में मैंने क्या केयरफुल रहा कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखते हैं, अनलाइक टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं। तीसरा एक्सप्रेशन देखिए, सी ए माइनस ए बी। यहां पर फिर से देखिए, सी ए कहाँ है इस पूरे कॉलम में, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है। तो हमें पकड़ में आ गया कि ये सी ए और माइनस सी ए लाइक टर्म है, इसलिए इस सी ए को हम यहाँ लिख सकते हैं। सी ए लिखिए प्लस सी ए लिखिए, कोई मुश्किल नहीं। माइनस बी ए मैं यहाँ लिख दूं, नहीं, माइनस बी ए हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी के नीचे हम यहाँ पर माइनस ए बी लिख सकते हैं। देखिए इस लाइन में ए रो 1 हुआ, ए रो सेकेंड हुआ, ए रो थर्ड हुआ, और ये सारे रो, नीचे रो फिर रो, ये एक कॉलम बन गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम ऐड करेंगे। बच्चों आप अगर इंटीजर का थोड़ा रिकॉल करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होते हैं, 1 माइनस 1 0 होते हैं, यानी कि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि 0 होते हैं। देखिए ना, अगर ए बी ये वेरिएबल है ना, आपको एक लड्डू दे दिया जाए और लड्डू का नाम यहाँ ए बी है, हाँ, मार्क्स में लड्डू को ए बी कहते हैं, आपको मालूम नहीं है। अच्छा चलिए, आप मार्क्स पर पहुंच गए, आपको एक ऐसा ए बी दे दिया गया, बहुत स्वादिष्ट है वहां का लड्डू। लेकिन फिर किसी ने, वहां भी एक और बच्चा था, वो आपसे लड्डू को ले लिया। आपके पास प्लेट में कितना लड्डू रहा, सर 0 रहा, क्योंकि ए बी दिया था लेकिन वो ले भी लिया, इसलिए हमारे पास एक भी नहीं रहा। इसलिए इसको हम ए बी और माइनस ए बी को कैंसिल तो कर ही सकते हैं। उदास मत हो, लड्डू नहीं मिला, लेकिन हम ए बी और माइनस ए बी जो कैंसिल हो जाते हैं और 0 होते हैं, ये तो सीख गए। और माइनस बी सी प्लस बी सी क्या होगा, सेम कंडीशन, एक प्लस है एक माइनस है, सेम वेरिएबल, बीसी भी सेम वेरिएबल। हम क्यों लड्डू का बात बोल रहे हैं, क्योंकि बीसी एक वेरिएबल है। यहाँ पर बीसी का नाम कुछ भी हो सकता है, मुर्गी, कबूतर, बकरी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बकरी और बकरी चला गया, कितना बकरी रहा, 0। तो बीसी और माइनस बीसी क्या होगा, कैंसिल। यहां भी 0, यहां भी 0, और यहां भी माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो गए 0, यानी कि हमारा रिजल्ट हो गया 0 एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये हमारा कॉलम मेथड। इसको 1 2 3 मैंने सिर्फ रोज समझाने के लिए किया था कि जब आप लिखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में लिखे, इसको भी स्ट्रेट लाइन में, इसको भी तीसरा लाइन में, और क्या लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखे, यहाँ माइनस ए बी को कहीं उलट पुलट जगह पर न लिखे। तो उम्मीद है आपको कॉलम मेथड
समझ में आया। चलिए अब सेकंड करते हैं, इसको रब करें। इसी तरह हम इसका जब एडिशन करेंगे तो पहला टर्म मैंने लिख दिया a माइनस बी प्लस ए बी। सेकेंड एक्सप्रेशन है b माइनस सी प्लस बी सी। तो हम b खोजेंगे यहाँ पर, ऊपर में कहाँ है, हाँ यहाँ पर है माइनस बी और प्लस बी जो भी है हमारा। अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स है b ही रहेगा। यहाँ -1 इंटू बी, ये +1 इंटू बी। सो हम यहाँ पर b को यहाँ लिखेंगे, b लिखिए चाहे प्लस बी लिखिए। माइनस सी यहाँ कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, तो हम माइनस सी को यहाँ लिख सकते हैं किसी भी अलग जगह पर, लेकिन सेकेंड लाइन में। प्लस बी सी भी ऊपर में नहीं है, इसलिए हम बी सी को भी यहाँ लिख दिया। अब सी माइनस ए प्लस ए सी हमारा तीसरा लाइन बनेगा। सी कहीं है, हाँ है, यहाँ पर माइनस सी है, तो ये सी और माइनस सी अब तो हमें समझ में आ गया, दे आर लाइक टर्म्स। तो सी को हम इधर लिखेंगे, हम अपना सहूलियत के लिए प्लस सी लिख रहे हैं। फिर माइनस ए कहाँ रहेगा, ए के नीचे रहेगा और थर्ड लाइन में रहेगा माइनस ए। फिर है सी माइनस ए हो गया और प्लस ए सी किधर है, नहीं है, यहां भी नहीं है, फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो भी नहीं है, तो हमें कहीं भी यहां पर आप अच्छा जगह पर लिख दीजिए। अब आपको ऐड करना है, ए और माइनस ए कैंसिल होके 0 हो जाएगा, जैसा इस सवाल में हमने किया था। यहाँ भी माइनस बी और प्लस बी ऐड होके 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए बी के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए ए बी तो अकेला रह जाएगा। माइनस सी प्लस सी कैंसिल होके 0 रह जाएगा। यहाँ पर बी सी के नीचे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, इसलिए बी सी रह जाएगा और सिमिलरली ए सी भी रह गया। तो हमारा 0 का आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी ऐड होगा तो वही नंबर रहेगा। कहने का मतलब 0 प्लस 5 रहेगा, 0 प्लस 100 कर दीजिए 100 रहेगा। तो 0 को ऐड करने से इस नंबर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है किस तरह से हम एडिशन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं। बच्चों अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन हमने सीख लिया क्या, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ। 3 में कुछ सवाल और भी रह गए थे, और आपको मालूम है हम कुछ आपके लिए भी होमवर्क छोड़ के जाते हैं, क्योंकि आप तो मैथ बना रहे हैं, तो हम अगर आपको कुछ हिंट दे रहे हैं, 2-4 सवाल कर दे रहे हैं, बाकी का सवाल आप खुद से कर सकते हैं। और सच में जो खुद से मैथ नहीं बनाएगा उससे मैथ का डर कभी जाएगा नहीं। आप सिर्फ नोटबुक और पेन पेंसिल लेके बैठिए, मेरा ये वीडियो देखते रहिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर जो मैं सम्स नहीं बना के दे रहा हूं उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। मेरा आशा है आप बिल्कुल कर पाएंगे, मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है। तो ये देखिए, आपके टीचर्स भी बोलेंगे जो खुद नदी में डुबकी नहीं लगाएगा वो भला तैरना कैसे सीखेगा। तो आपको भी तैरने के लिए पहले नदी में डुबकी तो लगाना है।
तैरना तो मैं सिखा रहा हूं, आपको डरने का कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल जो सवाल मैंने नहीं किया है उसको भी आप खुद से ट्राई कीजिए और आप खुद से कर पाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, एडिशन तो हमने सीख लिया, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन जैसा है, आपको किसी तरह का दूसरा प्रोसेस सीखने का नहीं है। हम जैसे आपको कॉलम मेथड में पहले सिखाया था, इसको भी कॉलम मेथड से ही सिखाएंगे। देखिए, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ आपको क्या केयरफुल रहना है, आपको दिया रहेगा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई, 12 को 15 से माइनस करो, 12 को 15 से, तो 15 को ऊपर लिखते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 15, तो फ्रॉम को ऊपर लिखते हैं, 15 को ऊपर लिखते हैं और 12 को नीचे लिखते हैं। इसी तरह इसमें भी फ्रॉम जो है उसे आप हमेशा ऊपर लिखेंगे। अगर आप पहला को ऊपर में लिख दिए, दूसरे एक्सप्रेशन को नीचे लिखे, आपका बिल्कुल 0। तो फ्रॉम आप लिख दीजिए, पहला एक्सप्रेशन मेरा हो गया 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब एडिशन में हम जैसे लिखते थे इसको नीचे लिखना है, तो ये 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, हम लाइक टर्म्स को नीचे नीचे लिखते जाएंगे। 4a 12a के नीचे लिख दिए, माइनस 7ab माइनस 9ab के नीचे लिख दिए, प्लस 3b प्लस 5b के नीचे लिख दिए, और प्लस 12 को देखिए ए भी प्योर इंटीजर है, ए भी प्योर इंटीजर है, तो इसको हम प्लस 12 को माइनस 3 के नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स है, इसका भी एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है। इसका भी कोई एल्जेब्रिक फैक्टर्स नहीं है, इसका भी नहीं है, तो इसका मतलब है माइनस 3 और 12 दे आर लाइक टर्म्स। अब हम ये लकीर खींचे, और इसमें सब्ट्रैक्शन में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यही आपको करना है कि नीचे का जितना भी टर्म्स है, नीचे का जितना भी टर्म्स है, यहाँ पर देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये चारों का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 4a के पहले क्या है, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3b माइनस 3b हो गया, और प्लस 12 माइनस 12 हो गया। अब आपका जो नीचे का जितना भी टर्म्स था, इसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हो गया मतलब इसका वैल्यू भी चेंज हो गया। अब आप इसको प्लस 4a नहीं जानेंगे, आपका ये प्लस 4a बन गया माइनस 4a, माइनस 7ab बन गया प्लस 7ab, एंड लाइक दिस माइनस 3b माइनस 12। समझ गए? सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि जिसको आपको माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, उसके सारे टर्म का जो साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं। अब इसको आप जैसे एडिशन करते हैं वैसे एडिशन कर दीजिए। 12a एंड माइनस 4a, देखिए 12a और ऐड क्या करना है आपको, माइनस 4a। जैसे आप इंटीजर में करते हैं 12 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 8, इसी तरह ये भी हो जाएगा 12a एंड माइनस 4a हो जाएगा 8a। इसी तरह माइनस 9 और क्या करेंगे, प्लस 7 हो गया माइनस 2, तो हो गया माइनस 2ab। इसी तरह प्लस 5 और माइनस 3 हो गया प्लस 2b।
और -3 एंड -12 हो गया -15। सिमिलरली जैसा आपने एडिशन किया वैसा ही है। चलिए बी को भी देखते हैं। बी नंबर में सेम वे से करेंगे, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जिससे करना है फ्रॉम, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सो फ्रॉम को हम ऊपर लिखेंगे, तो फ्रॉम को पहले तो ऊपर लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख दिए। अब आपको जिसको माइनस करना है उसको देखना है। 3xy हम किसके नीचे लिखेंगे? हाँ, हमारा सेम क्लास का मिल रहा है यहाँ पर, तो हम इसके नीचे लिखेंगे। फिर +5yz, yz यहाँ भी सिर्फ yz है, तो +5yz को हम इधर लिखेंगे। सिमिलरली zx है -7zx, और इसके लाइक टर्म्स कुछ है नहीं इधर, इसलिए इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब लकीर खींचिए और जिसको माइनस करना है, जिस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, उसके सारे टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए सारे जितने भी नीचे के टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर 3 के आगे कुछ नहीं है, इसलिए आप ऐसा गलती मत कीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो प्लस डाल दीजिए और इसका भी साइन चेंज कर दीजिए माइनस। इसका प्लस है इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। इसका माइनस है इसलिए इसका साइन हो गया प्लस। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो ऊपर है, नीचे में यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, चलिए 5 और ये -3 है। जस्ट आप इंटीजर में जैसे किया वैसे ही सोचिए। 5 प्लस -3 क्या होता है? +2 होता है। तो 5xy -3xy क्या हो जाएगा? 2xy। -2 -5 -2 और -5 क्या होता है? -7 होता है ना? इंटीजर में हमने पढ़ चुका है, क्लास 7 से इंटीजर चालू होता है, तो -2 और -5 -7 होता है, ये तो आपको मालूम है। इसलिए -2yz और -5yz हो गया -7yz। -2zx प्लस 7zx। जब zx सेम लाइक फ्रैक्शन लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स है, हमें सिर्फ इस इंटीजर को देखना है, इसका एडिशन करना है और वेरिएबल को उसी तरह बैठा देने का है। तो -2 + 7 होता है 5, इसलिए आप लिख सकते हैं +5zx। देखिए यहां पर सिंस दिस एन एक्सप्रेशन, आपको इस साइन का बराबर लिखना है। ऐसा नहीं कि प्लस है तो मैं छोड़ दिया -7yz और 5zx लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक्सप्रेशन का हर टर्म्स के बीच में या माइनस है या प्लस है आपको लिखते जाने का है। तो हो गया। और +10xyz तो अकेला था, तो उसके साथ से आप क्या सब्ट्रैक्ट किए? कुछ नहीं, तो वैसा ही रह जाएगा +10xyz। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। सी है, फिर सी को आप खुद से ट्राई कीजिए। बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में जो हमारे एक्सप्रेशन समझने के थे, टर्म समझने के थे, उनके कोएफिशिएंट समझने के थे, कौन सा मोनोमियल होता है, कौन सा एक्सप्रेशन बाइनोमियल होता है
और कौन सा ट्राइनोमियल होता है इसे हमने समझा। इसे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सा होता है उसको हम लोगों ने समझा, और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैसे किए जाते हैं उनको हमने पढ़ा और सीखा। उम्मीद है 9 पॉइंट आपको समझ में आया है। हमने 9.1 को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन सीखना है, डिवीजन सीखना है और कुछ आइडेंटिटी सीखने हैं। इसके बारे में अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप एक्सरसाइज 9.2 का भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप देखते रहिए, बने रहिए मैथ लर्न चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।